So hello and welcome to all of you on the platform of Breakdown K12 as we have promised you कि हम लोग जितने भी क्लास 12th हिस्ट्री के वन शॉट्स हुए हैं उनकी क्विक रिवीजन वीडियो लाएंगे. सो वी हैव द चैप्टर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स. इस चैप्टर के ऊपर वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी लिंक्स हमने प्रोवाइड करवा दी है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं. बहरहाल क्विक रिवीजन सीरीज के तहत हमने आपके लिए, आप सभी के लिए एक सरप्राइज रखा है. दैट इज कि आपको इस चैप्टर में शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम लोग समझाएंगे. एंड उस शॉर्ट नोट्स में हमने केवल और केवल माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स इस्तेमाल किए हैं. अगर आपको उस शॉर्ट नोट को अवेल करना, अगर आपको वो शॉर्ट नोट चाहिए, वैसे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा हम लोग आपसे नहीं लेंगे, बट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. मेहनत क्या करनी है, गूगल फॉर्म का लिंक हमने नीचे डाल दिया है. वहां पे आप 5 सवाल होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड सवाल होंगे, बहुत सिंपल सवाल होंगे, उनको अटेम्प्ट करो. एंड अगर आपके 5 सवाल सही होते हैं, एंड आई एक्सपेक्ट कि बहुत सारे लोग सही करेंगे, तो आपको उस फॉर्म में जो आपने डेटा फिल किया होगा, जो ईमेल एंड जो फोन नंबर आपने फिल किया होगा, उन दोनों पे हम लोग आपको ड्राइव के लिंक डाल देंगे, जहां पे ये नोट्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल होगा. सो मेक श्योर कि आप जो वहां पे डिटेल फिल कर रहे हो वो एक्यूरेट है, एंड जो सवाल है वो आप सही लगा रहे हो. नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद द कंटेंट्स, क्या क्या चीजें हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं. शुरुआत करेंगे मुगलों के इंट्रोडक्शन से, फिर क्रॉनिकल्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते थे, पेंटिंग के रोल को देखेंगे क्रॉनिकल्स में, फिर अकबरनामा और बादशाहनामा जो दो सबसे प्रसिद्ध क्रॉनिकल्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे. फिर आइडियल किंगडम, मुगल अंपायर एक आदर्श साम्राज्य कैसे बनता है, डिविनिटी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जस्टिस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, सुलह कॉल को देखेंगे. देन कैपिटल्स को देखेंगे, मुगल कोर्ट के एटिकेट्स एंड प्रोटोकॉल्स को देखेंगे. फिर इंपीरियल हाउस होल्ड, जो हरम में किस तरीके से व्यवस्थाएं होती थी, महिलाओं का क्या इन्फ्लुएंस था, उसको देखेंगे. देन द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें मनसबदारी प्रथा को देखेंगे, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे. एंड देन वी विल डिस्कस द फॉरेन रिलेशंस ऑफ मुगल्स की. ऑटोमन्स के साथ बात करें या सफेविड के साथ बात करें, उज़्बेक के साथ बात करें, तो कैसे इनके ताल्लुकात वगैरह थे. गेटिंग स्टार्टेड विद द मुगल्स, ओरिजिन से शुरू करेंगे. यहाँ पे हमने केवल और केवल फ्लो चार्ट एंड माइंड मैप्स का इस्तेमाल करा हुआ है. होप कि आपको जो लेक्चर है वो बहुत पसंद आएगा, रिवीजन सीरीज बहुत पसंद आएगी, एंड ये जो शॉर्ट नोट है वो और भी ज्यादा पसंद आए. एंड कैसे अवेल करना है वो हमने पहले ही आपको बता दिया है. मुगल अंपायर शासनकाल 1526 से लेकर 1707 तक. अब कई लोग कहेंगे कि सर 1857 में ऑफिशियली डिसॉल्व हुआ था, अंपायर 1707 तक ही था, उसके बाद ये महज एक कठपुतली रह गई थी, बहुत ज्यादा ही इसकी पावर डिक्लाइन हो जाती है. तो अगर हमें मुगल अंपायर के बारे में पूछा जाए तो 1526 टू 1707 तब तक ये बहुत ज्यादा ग्रैंडियर एंड शानदार अंपायर था. ओरिजिन की बात करें, दो चीजें पढ़ेंगे. एक तो ओरिजिन कहाँ से हुई एंड इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन से थे. तो ओरिजिन की बात करें तो पैटर्नल साइड से वो तिमूर के वंशज थे, जो तिमूर चगताई तुर्क आपने उज्बेकिस्तान को जो रूल किया करते थे उनके वंशज थे. और मैटर्नल साइड से दे वेर फ्रॉम द मंगोल्स, वो चंगेज खान के लीनियज में आते थे. ये ओरिजिन है. और यहाँ पे फैक्ट मैं बता दूं आपको कि जो मुगल्स थे वो अपने आप को मुगल्स नहीं कहते थे. ये जो टर्म है वो ब्रिटिशर्स ने कॉइन करके दिया था. वो अपने आप को तिमुरिद कहलाना पसंद करते थे, अपने आप को मंगोलों से एसोसिएट नहीं करवाते थे, क्योंकि मंगोल उनके लिए बारबेरियन थे, बहुत खूंखार ट्राइब थी. रूलर्स की बात करें तो द फर्स्ट रूलर वाज बाबर, द फाउंडर ऑफ एम्पायर. 1526 से 30 तक इन्होंने शासन किया है, फॉलोड बाय हुमायूं, हुमायूं उसका बेटा. यहाँ पे दो शासनकाल है, 1530 से 40 और 1555 से 56. इस बीच 1540 से 1555 के बीच जो शासन है वो अफगान अंपायर, यानी कि जो सूर साम्राज्य था, शेरशाह सूरी एंड उसके लड़के वो शासन कर रहे थे. हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया, एंड फिर वापस से हुमायूं क्या करता है, शेरशाह सूरी के डेथ के बाद उनके लड़कों को हरा के 1555 में ये जो अंपायर है उसको रीस्टैब्लिश करेगा. देन 1556 में आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ये क्लियर हो गया कि मुगल अंपायर को कंपीट करने वाली अथॉरिटी अब पूरे हिंदुस्तान में कोई है नहीं. तो 1556 के बाद से अकबर एक नया कारवां शुरू करेंगे, एंड ग्रेटेस्ट मुगल कहा जाता है इन्हें. बहुत सारी चीजें और भी आगे हम पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड इस चैप्टर में. 1556 से लेकर 1605 तक इनका शासनकाल रहा था. देन फॉलोड बाय सलीम जहांगीर, आपने अनारकली के किस्से सुने होंगे. 1605 से लेकर 27 तक जो खास बात है वो पेंटिंग की है. जहांगीर पेंटिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे, खुद भी बहुत अच्छे पेंटर थे. तो पेंटिंग वाज एट इट्स पीक ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर. शाहजहां की बात करें तो शाहजहां का जो शासनकाल है दैट वाज फ्रॉम 1627 टू 1658. खास बात क्या है कि ये आर्किटेक्चरल जो अचीवमेंट्स है वो अपने पीक पे थी, चरम पे थी. लाल किला बनाया जा रहा है, एक पूरी की पूरी सिटी बनाई जा रही है शाहजहानाबाद. ताजमहल बनाया जा रहा है, मयूर सिंहासन जिसके बारे में कहा जाता था कि 7 ताजमहल खरीद सकते थे. ये सारी चीजें हैं. फिर औरंगजेब हार्ड को एक्सपेंशनिस्ट, इतना एक्सपेंशन कर दिया कि अंपायर को चलाना ही मुश्किल हो गया आने वाले सक्सेसर्स के लिए, एंड दैट बिकेम द मेजर रीजन कि क्यों ये अंपायर डिक्लाइन करता है. फिर ये जो मुगल टर्म है ये मंगोलों से डिराइव हुआ है. ऑब्वियसली अंग्रेजों ने इस टर्म को डिराइव किया, एंड मुगल्स खुद को तिमुरिद कहलाना पसंद करते थे बजाय मुगल कहलाने के.
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्रॉनिकल्स। शुरुआत करेंगे डेफिनेशन से कि व्हाट डू वी मीन बाय क्रॉनिकल्स, फिर इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों क्रॉनिकल्स बनाए जाते थे। सी ऑल दीज माइंड मैप्स, एंड आपको ऐसे माइंड मैप्स बनाने सीखने हैं, कैसे हम इसे आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनरोल इन आंसर राइटिंग कोर्स, प्राइस से कुछ भी नहीं है, जिस हिसाब से हम लोग वैल्यू देते हैं। आपको अब वीडियोस भी मिलेंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि हम लोग पर्सनली भी बच्चों के साथ मीट करते हैं, पर्सनली गूगल मीट करता है, जहाँ पे उनकी दिक्कतों के ऊपर बात होती है, उनको सजेशंस दिए जाते हैं, एंड वी आर वेरी ग्लैड टू से कि बहुत सारे लोगों ने उस पर इंप्रूवमेंट करके अपने आंसर्स को सुधारा भी है। एंड वी यूज टू प्रमोट द आंसर्स ऑफ द डे। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया आंसर्स लिखे जाते हैं, तो आप इसमें इनरोल करके खुद के आंसर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दिया है, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, या गूगल फॉर्म के लिंक है, वहाँ पे आप पूरी डिटेल को सबमिट करके हमें भेजें और हम फिर आपको इनरोल कर लेंगे। देन वी विल सी अबाउट सम फेमस क्रॉनिकल्स। अकबरनामा की बात करेंगे, बादशाहनामा की बात करेंगे, प्रोडक्शन कैसे होता था क्रॉनिकल्स का, कैसे ये बनाए जाते थे, कौन कौन से लोग लगते थे, कौन कौन से स्किल्स की जरूरत होती थी, इसको देखेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय क्रॉनिकल्स, सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन कैन बी, क्रॉनिकल कोई भी ऐसा टेक्स्ट है जहां पे जितने भी इवेंट्स हैं वो काल क्रमानुसार, हिंदी में एक टर्म है काल क्रमानुसार, अंग्रेजी में कहते हैं क्रोनोलॉजिकल मैनर में, उसमें अगर लिखी गई ये चीजें तो दैट विल बी टर्म्ड एज क्रॉनिकल्स। मतलब के लिए, जैसे मैंने इंडियन क्रिकेट का इतिहास लिखा तो सबसे पहले मैं 1983 के वर्ल्ड कप का जिक्र करूंगा, फिर मैं 2011 के वर्ल्ड कप का जिक्र करूंगा, बीच में 2007 के वर्ल्ड कप का जिक्र करूंगा। तो जो भी मेजर इवेंट्स है उसको मैंने काल क्रमानुसार रिकॉर्ड किया है, दैट इज क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, और यही जो है क्रॉनिकल्स कहलाते हैं। मुगल्स अपने यहाँ क्रॉनिकल्स को लिखने के लिए हिस्टोरियंस नियुक्त करते थे। अबुल फजल हो गए, मोहम्मद वारिस हो गए, अब्दुल हामिद लाहौरी हो गए। इन सब का काम क्या था कि वो शासन काल में, किसी एक राजा के शासन काल में जितनी भी चीजें हो रही है उनको रिकॉर्ड करे ताकि आने वाली जनरेशन को बताया जा सके। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंसेस थे जिसको एक बार देख लेते हैं कि व्हाई द मुगल्स वर सो मैनिएक, सो ऑब्सेस्ड विद क्रॉनिकल्स, क्यों बनवाना चाहते थे। सबसे पहली चीज कि क्रॉनिकल्स के जरिए अंपायर के विजन को प्रोजेक्ट किया जाता था, क्योंकि मुगल्स के बारे में जितनी भी जानकारी हमें अभी मालूम है, मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम क्रॉनिकल्स। हमें पता चलता है कि अकबर ने डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए सुलह कॉल इंट्रोड्यूस करा, अकबर नॉन मुस्लिम्स के प्रति सिंपैथी रखते थे, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया। ये सारी चीजें क्रॉनिकल्स में ही दी गई हैं। दैट वाज, ये डेलिबरेटली वहां डाली गई थी ताकि ये विजन को प्रोजेक्ट करे कि अकबर जो है वो बाइगॉटेड नहीं है, वो लिबरल रूलर है। ऐसे ही ये इसलिए भी लिखी जाती थी कि आने वाली जनरेशन को ये गाइड कर सके, क्योंकि क्रॉनिकल्स में अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो घटनाएं हो रही है उनकी इन्फॉर्मेशन होती थी। एंड ये जो हिस्टोरियंस थे वो मेक श्योर करते थे कि ये अलग अलग जगह घूमे, इनको सरकारी खर्चों पे घुमाया जाता था ताकि ये आसाम की चीजों को लिख सके, साउथ इंडिया की चीजों को लिख सके, पेशावर की चीजों को लिख सके। एंड फिर कल को कोई नया रूलर आता है किसी भी साम्राज्य का हो, वो इन क्रॉनिकल्स को पढ़ के ये पता लगा सकता है कि असम के जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, क्या उनकी डिमांड है। लाइक वह साउथ इंडिया के बारे में पता लगा सकता है। एक इसका इस्तेमाल ये भी था कि क्रॉनिकल्स में जो शासक की चीजें हैं, जो घटनाएं, उनको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता था कभी कभी कि ये दुश्मनों को थ्रेटन कर दिया करती थी, डराया करती थी कि अगर देखो बैटल ऑफ पानीपत में हमने कैसे इब्राहिम लोदी को हरा दिया, कैसे हमने बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा को हरा दिया। तो ये चीजें आने वाले दुश्मनों को डराएंगी कि इनको हरा दिया, उनको हरा दिया तो हमें भी हरा देंगे, हमें नहीं लड़ना चाहिए। नाउ कमिंग टू सम फेमस क्रॉनिकल्स जिनका आप रेफरेंस दे सकते हैं। अगर क्रॉनिकल्स के बारे में आपसे 6 मार्कर्स में पूछा जाए तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है, और ऑब्वियसली जैसा नाम से जाहिर होता है ये अकबर से रिलेटेड है। बादशाहनामा शाहजहां से रिलेटेड है, अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखे इसके 2 पार्ट, और एक पार्ट जो है मोहम्मद वारिस ने लिखा है। हुमायूं गुलबदन बेगम ने लिखा है, हुमायूं की हिस्ट्री है। एंड इसमें ज्यादातर जो इंटरनल चीजें हैं उनके बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है कि मुगल हाउस होल्ड में क्या होता था, महिलाओं का क्या रोल था, इसके ऊपर अच्छा खासा प्रकाश डाला गया है। प्रोडक्शन कैसे होता था, कैसे मुगल क्रॉनिकल्स बनाए जाते थे। तो इनका जो प्रोडक्शन होता था दैट वाज डन इन अ प्लेस कॉल्ड किताब खाना। किताब खाना एक जगह थी जहाँ पे जो मैन्युस्क्रिप्ट थे वो लिखे भी जाते थे, और ये जो क्रॉनिकल्स थे वो प्रिंटेड नहीं होते थे, हस्तलिखित होते थे, मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि, ठीक है। तो ये जो चीजें थी वो किताब खाने में लिखी भी जाती थी, एंड वहीं पे बड़े बड़े जो मैन्युस्क्रिप्ट थे वो स्टोर्ड भी थे। एंड मैन्युस्क्रिप्ट को एक इंटेलेक्चुअल वेल्थ के तौर पे देखा जाता था कि ये दिमागी खजाना है, ये खोना नहीं चाहिए, बहुत सिक्योरिटी के अंदर इसे रखा जाता था। अलग अलग स्किल रिक्वायर्ड होती थी। सबसे पहले अच्छे क्वालिटी के पेपर्स बनाने वाले चाहिए होते थे, उसके बाद उन पेपर्स को चमकाने वाले चाहिए होते थे। जैसे आज के जमाने में हम लोग स्कैन करते हैं वैसे ही वो चमकाया करते थे अलग अलग लिक्विड्स वगैरह लगा के। तो इल्यूमिनेटर्स चाहिए होते थे। देन स्क्राइब्स चाहिए होते थे। यहाँ पे मैंने एक नहीं लिखा स्क्राइब्स। स्क्राइब्स क्या करते थे, घटनाओं को लिखते थे अपना रॉ राइटिंग्स में, फिर उन्हीं घटनाओं को कैलीग्राफिस्ट उस मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखते थे। तो कैलीग्राफर्स की आवश्यकता होती थी, पेंटर्स की आवश्यकता होती थी, बुक बाइटर्स की आवश्यकता होती थी। अब इसमें से जो कैलीग्राफर्स और पेंटर्स थे इनकी चीजें सबको दिखती थी कि भाई इतना सुंदर लिखा है, इतना बढ़िया पेंटिंग बनाया है। तो ये जो कैलीग्राफिस्ट और पेंटर्स थे ये बहुत पॉपुलर होते थे।
बाकी पेपर मेकर के बारे में किसी का ख्याल ही नहीं जाएगा कि किस क्वालिटी के पेपर बने हैं। आपके दिमाग में कभी आया कि आप जिस किताब में पढ़ रहे हो, आप जिस कॉपी में लिख रहे हो, उसके पेपर किसने बनाए होंगे? ऐसा तो नहीं आया। तो ये जितने भी बैकएंड के जॉब्स थे, पेपर मेकिंग वाले हो गए या इल्यूमिनेट करने के काम हो गया, बुक बाइंडर्स का काम हो गया, ये सारे सारे एनोनिमस होते थे। पैसा तो मिलता था बट उतनी ज्यादा इनको पॉपुलैरिटी नहीं मिलती थी। बिसाइड्स पेंटिंग से रिलेटेड एक और हैक ये भी है कि जो उलेमास है, जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे, वो इस चीज को अपोज करते थे कि आप पेंटिंग्स को नहीं इस्तेमाल कर सकते हमारे स्क्रिप्ट में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक आइडियोलॉजी हम किसी लिविंग बींग्स को पोर्ट्रे नहीं कर सकते। लिविंग बींग्स को पोर्ट्रे करना मतलब हम उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज डायरेक्टली लाइक चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ गॉड, क्योंकि जो लिविंग बींग्स है उसको तो वही बना सकता है। तो ये इसलिए जो उलेमास है वो इसको अपोज करता है। अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे। अकबरनामा बेसिकली ऑथर कौन है? अबुल फजल। 1589 से लेकर 1602 के बीच इसने लिखा है और 1602 में इनकी हत्या हो जाती है, नहीं तो और भी आगे इसको कंटिन्यू किया जाता। देन अगर लैंग्वेज की बात करें तो पर्शियन है। जितने भी क्रॉनिकल है मुगल्स सारे के सारे पर्शियन है। पहले तर्किश यूज की गई थी बाबर और हुमायूं के समय में, उसके बाद अकबर ने पर्शियन ही लगा दिया कि पर्शियन ही लैंग्वेज रहेगी, क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत सारे लोगों को आती है, हमारे नोबल्स को आती है, एंड हिंदुस्तान की आवाम ने इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया हुआ है। दिल्ली सल्तनत के जमाने से ये लैंग्वेज चली आ रही है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सोर्सेज कौन कौन से इस्तेमाल किया अबुल फजल ने? तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करा, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, रिलीजियस टेक्स्ट हो गया, हदीस हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, इंजिल हो गया, फिर ओरल टेस्टिमनीज ऑफ नॉलेजेबल पीपल, सोहरावर्दी सिलसिला के जो सूफी होते थे उनकी चीज़ों को लिखा है। फिर और भी जितने भी लोगों की ओरल टेस्टिमनीज थी, मुजबानी जो चीज़ें थी, उनसे सुन के, उनसे पता करके चीज़ों को यहाँ पे रिकॉर्ड करा है। क्योंकि इसके कंटेंट डिवीजन की अगर बात करेंगे तो 3 पार्ट में ये बटा हुआ है। पहले बात कर लेते हैं इसके स्टाइल ऑफ राइटिंग की। तो इंडो पर्शियन स्टाइल है, बहुत रेमेटिक स्टाइल में ये बनाया गया ताकि लोगों को पढ़ने में पसंद आए। कंटेंट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। पहला जो पार्ट है वहाँ वो बहुत बृहत है, मतलब वहाँ पे एडम के जमाने से हिस्ट्री शुरू की गई है अकॉर्डिंग टू अब्राहमिक रिलीजन। जो पहले ह्यूमन थे दैट वाज एडम। एडम से लेके अकबर के 30वें शासनकाल तक जितनी भी घटनाएं हुई है सबको रिकॉर्ड किया गया है। सेकेंड वॉल्यूम में अकबर के 31वें शासनकाल से लेकर 46वें शासनकाल तक जितनी भी घटनाएं हुई उनको रिकॉर्ड करा गया है। और थर्ड जो वॉल्यूम है वो है आईन अकबरी, जिसमें क्या हुआ है अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन की झलक दी गई है। इसी में सुले कौल के बारे में बताया गया, इसी में मनसबदारी के बारे में बताया गया है, इसी में टोडरमल के लैंड रिफॉर्म के बारे में बताया गया है। ना बादशाहनामा की बात करें तो जो एंड ट्रांसलेशन जो है इसका अकबरनामा का कंप्लीट ट्रांसलेशन किया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के ऑफिशियल थे हेनरी बेवरेज। जरूरी इसलिए था ट्रांसलेशन करना क्योंकि अंग्रेजों को इस इंडिया सब कॉन्टिनेंट के बारे में बहुत कम चीजें पता थी, एंड जब इन्होंने गुलाम बनाया, कॉलोनी बनाया इंडिया को हमें, तो इन्हें हमारे बारे में जानने की जरूरत थी। एंड अकबरनामा से बढ़िया सोर्स और क्या हो सकता है, तो दे बेसिकली ट्रांसलेटेड इट। बादशाहनामा की बात करें तो ऑथर हमारे अब्दुल हामिद लाहौरी एंड मोहम्मद वारिस है। एक ऑथर के बारे में पूछा जाए तो आप अब्दुल हामिद लाहौरी का ही नाम लेंगे क्योंकि उनके अधूरे काम को मोहम्मद वारिस ने पूरा किया, कभी से ये पूरे काम में लगे नहीं थे। नाउ नेक्स्ट इज कंटेंट्स। जितने भी शाहजहां के शासनकाल के दौरान चीजें हुई सब 1605 से लेकर 1627 से लेकर 1658 के बीच जितनी भी चीजें हुई सारी चीजें। देन वी हैव ट्रांसलेशन। तो जैसे अकबरनामा पूरा का पूरा टेक्स्ट ही ट्रांसलेटेड है अंग्रेजी में, ऐसे बादशाहनामा अभी तक अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड नहीं हुआ है। कुछ कुछ एग्जैक्ट कुछ कुछ पार्ट्स ट्रांसलेटेड है, बट पूरा का पूरा जो बादशाहनामा है दैट इज स्टिल येट टू बी ट्रांसलेटेड। नाउ आइडियल किंगडम, ये एक आदर्श साम्राज्य कैसे बना, इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट्स को हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग डिवाइन रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो ऐसे प्रोजेक्ट करता है, जैसे आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा किनशिप कास्ट एंड क्लास वाले चैप्टर में, कि जो बाहर से रूलर आते थे, शक हो गया, कुशान हो गया, या ऐसे रूलर जो ब्राह्मण थे जिनको अथॉरिटी नहीं थी, कहा जाता था कि क्षत्रिय ही शासन कर सकते हैं, तो वो अपने आप को डिविनिटी से कनेक्ट करते थे। जैसे बड़े बड़े उपाधियों को लिया, कुशानों ने उपाधियों को लिया, शकों ने उपाधियों को लिया कि हम लोग सन ऑफ गॉड है, सन ऑफ सूर्य है, ये है वो है। इससे क्या होता था कि डिविनिटी से खुद को कनेक्ट करने से लोकल्स के बीच उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती थी कि ये तो विरूपाक्ष के प्रतिनिधि हैं, ये तो हम पे रूल करने के लिए ही आए हैं। तो ऐसी ही चीज है। और एक हम लोग सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे, संप्रभुता के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे कि कैसे मुगल रूलर्स जो हैं अपने आप को सबसे ऊपर संप्रभु रखते हैं कि लोग उनकी बात माने, लोग उनकी कदर करें। डिविनिटी का कॉन्सेप्ट अगर देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, क्रॉनिकल्स ने कहा है कि गॉड ने, हमने मुगल्स को शासक नहीं बनाया, हमने अकबर को शासक नहीं बनाया, बाबर को शासक नहीं बनाया, अल्लाह ने बाबर को शासक बनाया है, ऊपर वाले ने बाबर को शासक बनाया है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रीच करा गया। अबुल फजल इस चीज को प्रीच करने में बहुत आगे थे, एंड रूलर्स के बारे में इस तरीके से उनको प्रोजेक्ट किया गया कि ये हमारे पॉलिटिकल लीडर तो है ही है, ये हमारे स्पिरिचुअल गाइड भी है, यही हमें निर्वाण की प्राप्ति करवाएंगे। एंड इसीलिए जो रूलर्स है ना उनको हालों से प्रोजेक्ट किया गया। आपने देखा होगा कि भगवान की मूर्ति के पीछे छत्र लगाया जाता है, ऐसे ही मुगल रूलर्स की पोर्ट्रेट के पीछे भी आप देखेंगे छत्र लगाए जाने लगे थे।
इनको डिविनिटी से, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर करके, ताकि लोग इनकी बात माने, इनकी इज्जत करें, इनसे डरे। तो ये सारी चीजें थी। एक एक लोकल एक्सेप्टेंस को जीतने का एक तरीका ये था कि डिविनिटी से खुद को एसोसिएट कर दो। ये चीजें बहुत पुरानी थी, ऐसे कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है। और एक तरीका था कि ये जो डाइवर्सिटी है इसको मैनेज करना। उसको मैनेज करने के लिए सुलेकॉल का कॉन्सेप्ट लाते हैं अकबर। इट वॉज अ पॉलिसी ऑफ अकबर, जिसने बहुत मदद की इस डाइवर्स एम्पायर को मैनेज करने में। कुछ फीचर्स है जिनको आप देख सकते हैं। पहला फीचर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू ऑल। जितने भी रिलीजन के लोग हैं वो सारी चीजें कर सकते हैं जो भी उनका रिलीजन में प्रिस्क्राइब्ड है, अनटिल अनलेस की वो इंपीरियल अथॉरिटी को अंडरमाइन ना करे, इंपीरियल अथॉरिटी को चैलेंज ना करे, तुच्छ ना दिखाए। देन नो डिस्क्रिमिनेशन इन नोबिलिटी रिक्रूटमेंट। बाबर हुमायूं के समय तक क्या होता था, ज्यादातर जो लोग थे, ज्यादातर जो ऑफिसर्स होते थे, वो ईरानी लोग होते थे या तुर्रानी होते थे, सेंट्रल एशिया के। अकबर ने कहा कि अब हम डिस्क्रिमिनेशन हटा देना है, अब हम लोग अफगानों को भी रिक्रूट करेंगे, इंडियन मुस्लिम्स को भी रिक्रूट करेंगे, और राजपूतों को भी रिक्रूट करेंगे, बुंदेलों को भी करेंगे, जाटों को भी करेंगे, गुजरों को भी करेंगे। सो अकबर रिमूव्ड जेजिया ऑल्सो, पिलग्रिमेज टैक्स भी हटाया ताकि नॉन मुस्लिम्स की जो एक्सेप्टेंस है वो उन्हें मिल सके। फिर इबादत खाना बनाया जहाँ पे अलग अलग धर्म के नुमाइंदे आके बैठते थे, एंड वहाँ पे अकबर से डिस्कशन वगैरह होता था। तो उनकी जो सुनने की चीज है वो बढ़ी, एंड वहीं से नॉलेज उन्होंने बहुत गैदर किया, क्योंकि उनको बीमारी थी जो जिसके कारण वो पढ़ लिख नहीं सकते थे। तो जो भी उन्हें पता था वो सुन के ही, वो डायलॉग के थ्रू ही वो सीख पाते थे। देन उन्होंने, और न केवल अकबर ने इस चीज को आगे के रूलर्स भी फॉलो करते हैं कि जितने भी नॉन मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते थे, जैसे टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, पारसी टेम्पल हो गया, गुरुद्वारा हो गया, इन सब के लिए मेंटेनेंस के लिए पैसा दे दो, कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दे दो। जो मैरिटल अलायंसेस विद नॉन मुस्लिम रूलर, सबसे बेसिक तरीका था अपने एक्सेप्टेंस को फैलाने का कि आप यहाँ के जो लोकल रूलर्स हैं उनके साथ संबंध स्थापित कर लो, उनके साथ उनके समधी बजाओ। तो अब शादी होनी शुरू होगी, मुगलों की राजपूतों से, राजपूतों की मुगलों से। थर्ड कॉन्सेप्ट वॉज कि ये जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हमारे अंदर रह रहा है, वो कैसे हमें बड़ा मानेंगे, कैसे हमें संप्रभु मानेंगे, इसके लिए हमें कुछ देना पड़ेगा। तो सॉवरेनिटी वाज अ लाइक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि हम आपको क्या देते हैं, हम आपको जस्टिस देते हैं, इंसाफ देते हैं। इस्लाम में इंसाफ को ना बहुत एम्फेसाइज करा गया, बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, और है भी बहुत बड़ी चीज। आज के जमाने में तो बहुत रेयर हो गई है। जस्टिस वॉज द बेसिस ऑफ सॉवरेनिटी। अंपायर ने कहा कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे, एंड आपके साथ इंसाफ होगा हमेशा। बदले में आपको क्या करना है, बदले में आपको हमें सोवरेन मानना, संप्रभु मानना है, कि आपके जितने भी मसाइल हैं, चाहे पर्सनल मैटर हो, चाहे रिलीजियस मैटर हो, चाहे पॉलिटिकल मैटर हो, चाहे बिजनेस मैटर हो, सब में संप्रभु हम ही होंगे। संप्रभु होना मतलब सब में सबसे ऊपर जो फैसला होगा वो हमारा ही होगा। दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ अंपायरशिप, किंगशिप इन द मुगल एरा। ये चीज हमने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज को देखते हैं कि मुगल अंपायर के दौरान कोर्ट का क्या महत्व था, एंड अलग अलग कैपिटल्स जो बने थे। पहले तो देख लेंगे कौन कौन से कैपिटल बने थे एंड क्यों बनाए गए थे, व्हाई द कैपिटल्स वर शिफ्टेड। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ रहे हैं, एंड होप कि आपने वन शॉट पढ़ा होगा, तभी आपको इस रिवीजन सीरीज की बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। वैसे तो मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। कैपिटल्स की बात करें तो बहुत सारी कैपिटल बनाई जाती है। शुरुआत में तो बाबर ने सिकंदर लोदी की कैपिटल को ही कंटिन्यू करा, आगरा को ही कैपिटल बना के उस पर शासन करा। हुमायूं ने भी आगरा से शासन करा था। अकबर ने क्या करा, कहा कि आगरा से थोड़ी दूर एक जगह पड़ता था सिकरी, सिकरी पे उन्होंने एक शहर बनाया जिनका नाम रख दिया फतेहपुर। तो कलेक्टिवली ये फतेहपुर सिकरी कहा जाता था, इसलिए क्योंकि सिकरी जो था डायरेक्ट एक रूट में पड़ता था अजमेर, आगरा और अजमेर के बीच पड़ता था सिकरी। तो बहुत सारे जो पिलग्रिम्स थे वो अजमेर जाया करते थे। तो इसने इन्होंने जो है फतेहपुर सिकरी बनाया। उस समय के लिए लाहौर को भी एज ए कैपिटल वो ट्रीट करते हैं, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट है उसमें थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आ गई थी, उसको स्टेबलाइज करना था इसलिए। तो अकबर ने फतेहपुर सिकरी और लाहौर को अपना कैपिटल बनाया। जहांगीर ने अगेन फतेहपुर सिकरी से शासन चलाया। शाहजहां फिर क्या करते हैं, फतेहपुर सिकरी कुछ दिनों तक वहां से शासन चलाया। फिर एक नया शहर बनाएंगे शाहजहानाबाद, जो आज की जो पुरानी दिल्ली आप लोग देखते हो, चांदनी चौक हो गया, आपका शीशगंज गुरुद्वारा हो गया, लाल किला हो गया, सब उस शाहजहानाबाद के कॉम्प्लेक्स में ही आते हैं। बहुत बड़े बड़े कारवा सराय हुआ करते थे किसी जमाने में, जहाँ पे ट्रेडर्स आके रुकते थे, तिजारत हुआ करती थी, खाने मिला करते थे। तो ये सारी चीजें थी जो मेडावलड़ा में होती थी। अब तो खैर वो पूरा स्वरूप ही बदल गया है। देन आपका औरंगजेब ने कैपिटल औरंगाबाद कुछ समय के लिए बनाया था महाराष्ट्र में, जब वो दक्खन के कॉन्टेस्ट पे थे, और अनऑफिशियली बहुत दिनों तक दक्खन से ही इस अंपायर को रूल किया गया था औरंगजेब के समय में। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि इस अंपायर में इतनी ज्यादा क्योटिक सिचुएशन आ जाती है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, क्योंकि अंपायर के जो मेजर पावर सेंटर्स है वो सारे के सारे दिल्ली में लोकेटेड है, लेकिन रूल हो रहा हमारा औरंगाबाद से, दक्खन से। यही गलती तुगलक ने भी की थी कैपिटल शिफ्ट करके। तो ये औरंगजेब करते हैं, दैट बिकेम वन ऑफ द फेलियर, कि ये जो हमारा मुगल अंपायर है वो कोलैप्स कर जाता है। मुगल कोर्ट्स की बात करें तो तीन चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल अरेंजमेंट से हमें मुगल कोर्ट के इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। फिर सैल्यूटेशंस, किस तरीके से सैल्यूटेशंस एंड प्रोटोकॉल्स होते थे, लोग जब आते थे तो क्या क्या उनकी प्रोसीडिंग्स होती थी, कोई इन्वॉय आता था तो क्या करता था। फिर तीसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे प्रोसीडिंग्स बाय अंपायर, अंपायर के लिए एक दिन में क्या क्या काम होता था कोर्ट से रिलेटेड। फिजिकल अरेंजमेंट की बात करें तो तख्त होता था,
मतलब सिंहासन होता था सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म पे, आपने देखा ही होगा, सीधे पाथ होगा और सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म पे सीढ़ी वगैरह पे सिंहासन होगा। और सिंहासन जो होता था उसके ऊपर एक छतरी होती थी, कैनोपी, आपने देखा होगा। ये सिंहासन, यहाँ पे रूलर बैठे हुए हैं एंड ऊपर एक छतरी है। ये छतरी अंपायर को सूरज की रेडियंस से अलग करने के लिए की जाती थी, कि उनका रेडियंस अलग है और मेरा रेडियंस अलग है, हम जो है उसकी परछाई नहीं है। सो दैट वाज फिजिकल अरेंजमेंट्स। एक और चीज आप जान ले कि जैसे यहाँ पे सिंहासन है तो इस तरफ कुछ लोग बैठेंगे, इस तरफ कुछ लोग बैठेंगे, तो लोगों की जो सीटिंग अरेंजमेंट होती थी वो उनके रैंक्स के आधार पे होती थी। मतलब जितने बड़े ओहदे के ऑफिशियल्स होते थे वो उतना ही अंपायर के नजदीक बैठा करते थे, और दाई तरफ नजदीक बैठते हैं तो और क्लोज हो गए, बाई तरफ नजदीक बैठते हैं तो थोड़े से डिस्टेंट हो गए। सैल्यूटेशंस की बात करें तो दो तीन टाइप के सैल्यूटेशन है जिनको आपको याद रखना जरूरी है। सिजदा मतलब कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन, मतलब एक कहते हैं ना दंडवत प्रणाम करना, वो। चेहर तस्लीम मतलब 4 बार सलाम करना। जमीन बोस मतलब जमीन चूमना। ये जो चेहर तस्लीम है और जमीन बोस है, ये शायद शाहजहां ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। कोई इन्वॉय आता था तो एक पर्सन जो ये क्लैप होता है ना हमारा चेस्ट पे जो करते हैं, ये करता था, जैसे मैं करता हूँ आपके लिए स्वागत के लिए। तो ऐसे जो कोई इन्वॉय आता था वो ये भी कर सकता था। एक बार थॉमस रे एक हमारे इन्वॉय थे, एम्बेसडर थे अंग्रेजों के, वो बहुत आश्चर्यचकित कर देते मुगल कोर्ट में जब आते हैं एंड सारा सैल्यूटेशन वगैरह करने के बाद उन्होंने कहा कि हमें कुर्सी दो भाई, हमें बैठना है। और ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं थी क्योंकि एक बार मुगल अंपायर बैठ गया तो कोई हिलता नहीं था। कुर्सी मांगनी तो दूर की बात है, अंपायर बैठा हुआ एंड यू आर डिमांडिंग कि मुझे कुर्सी दो, मैं अंपायर के सामने बैठना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा ही ये बहुत उस जमाने में टेंस सिचुएशन हो गई थी। प्रोसीडिंग्स में अंपायर अपने दिन की शुरुआत करते थे झड़ोका दर्शन से। उसके बाद कोर्ट अफेयर शुरू होता था तो दीवाने आम में जाते थे, वहां पे बहुत सारे लोग बैठे होते थे, उनकी पिटीशन सुनी जाती थी, कुछ मसले वहीं पे सॉल्व होते थे, कुछ मसलों से रिलेटेड फैसले लिए जाते थे। बेसिकली जितने भी पब्लिक रिलेटेड अफेयर्स है वो दीवाने आम में होते थे। दीवाने खास वाज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, रेवेन्यू से रिलेटेड चीजें हैं, फिर जासूसी से रिलेटेड चीजें हैं, डिफेंस से रिलेटेड चीजें हैं, वो सारी चीजें दीवाने खास में डिस्कस हुआ करती थी। दैट वाज ऑल अबाउट द कैपिटल्स एंड कोर्ट्स। नाउ विल मूव, ये जो मुगल एम्पायर है इसमें महिलाएं कहाँ रहती थी एंड ये जो इंपीरियल हाउस होल्ड था इसका कैसा, इसकी बनावट कैसी थी, इसमें हायरार्की कैसी थी, बहुत सारी चीजें हैं। महिलाओं का क्या इन्फ्लुएंस था मुगल एम्पायर में और इंपीरियल हाउस होल्ड में, ये भी जान लेंगे। तो तीन चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि भाई हरम में यानी कि इंपीरियल हाउस होल्ड में, महलों में रहता कौन था, हु वेर द रेसिडेंट्स, और ये जो रेसिडेंट्स थे उनकी हायरार्की क्या थी, किस प्रकार से रैंकिंग बनी हुई थी उनकी। और फिर अब हमने हायरार्की देख लिया तो ये भी देख लेंगे कि इनका इन्फ्लुएंस क्या था, जो लोग महलों में रहते थे, जो महिलाएं महलों में रहती थी, उनका इन्फ्लुएंस क्या होता था महलों में भी और ओवरऑल अंपायर पे भी। तो रेसिडेंट्स की अगर बात करें तो रेसिडेंट्स में वाइफ्स होती थी, रूलर्स की वाइफ्स और प्रिंसेस की वाइफ्स। कुछ कॉन्क्यूबाइंस होते थे, मतलब ऐसे लोग जो जिनकी शादियां नहीं हुई है बट फिर भी वो है महिलाएं। फिर स्लेव्स होते थे, और नियर और डिस्टेंट रिलेटिव्स, मतलब कुछ स्टेप मदर हो गया, फूफा फूफी जो भी है, वो सारे लोग रहा करते थे। स्लेव्स में मेल स्लेव्स भी आते थे, फीमेल स्लेव्स भी आते थे और ट्रांसजेंडर्स भी आते थे। ये जो ट्रांसजेंडर्स थे इनकी बहुत जरूरत होती थी महिलाओं के हरम में, जहाँ पे जो क्वार्टर्स स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए बनाए जाते थे वहाँ पे इन्हें यूनक को बहुत ज्यादा भारी मात्रा में रिक्रूट करा जाता था और ये बहुत मदद भी करते थे उनके अलग अलग मामलों में, तो इनका बहुत रोल था नियुक्त का। हायरार्की की बात करें तो वैसे तो सबकी अपनी अपनी हायरार्की थी, सबसे नीचे ऑब्वियसली स्लेव आएंगे, फिर उनके ऊपर थोड़े से जो हमारे डिस्टेंट रिलेटिव्स है वो आएंगे। हम उनकी हायरार्की की बात नहीं करेंगे। जो अंपायर्स के वाइफ होते थे, जितने भी रूलर्स के वाइफ्स हैं, उनकी हायरार्की की बात करें अगर तो सबसे ऊपर आते थे बेगम्स। बेगम कौन होते थे, आपने सुना होगा बेगम मतलब वाइफ। मुगल एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में बेगम मतलब ऐसी महिलाएं जिनकी शादी हुई है मुगल एम्पायर के रूलर्स के साथ एंड वो रॉयल फैमिली से भी बिलोंग करती है। जैसे कोई रानी है वो मारवाड़ के किंगडम से बिलोंग करती है, कोई रानी है वो मेरठा के किंगडम से बिलोंग करती है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज बेगम। कुछ ऐसी भी महिलाएं होती थी जिनकी शादी तो होती थी मुगल एम्पायर्स के साथ बट वो रॉयल फैमिली से नहीं होती थी, वो नॉर्मल फैमिली से होती थी, उनको आगाज कहा जाता था। तो बेगम के नीचे आगाज आते थे एंड हायरार्की मतलब क्या, बेगम्स को गिफ्ट मिलते थे, अलाउंसेस मिलते थे, पैसे मिलते थे, तो उनसे थोड़े से कम पैसे, थोड़े से कम गिफ्ट आगाज को मिलेंगे, फिर उनसे भी थोड़े से कम पैसे, थोड़े से कम गिफ्ट आगाज छाज को मिलेंगे, जो कॉन्क्यूबाइंस होते थे। ठीक है, हिंदी भाषा में कहे अगर तो जो ऐसे लोग जो जिनकी शादी नहीं हुई थी मुगल एम्पायर्स के साथ बट फिर भी वो उनके साथ पत्नी की तरह ही रहा करते थे। अच्छा, ये जो हायरार्की थी स्टैटिक नहीं थी, ऐसा नहीं था कि हमेशा ही बेगम ही सबसे ऊपर रहेंगी, कभी कभी आगाछाज और आगाज को भी बेगम से ज्यादा अलाउंसेस और सैलरी मिली है। दैट ओनली डिपेंडेंट अपॉन अंपायर। अंपायर जब देखता था कि भाई ये जो आगा है ये मेरे बच्चे को बहुत प्यार दे रही है, बहुत अच्छा इसका मदरहुड का इमोशन है, बहुत हम इसने मुझे प्यार दिया है, तो ये फिर प्रमोट होकर बेगम बन जाती थी। ऐसे ही अगर छाज कॉन्क्यूबाइस बहुत बार इनसे भी शादियां हुई है, बहुत बार ये भी बेगम के तौर पर मतलब प्रमोट हुई है। तो हायरार्की वाज नॉट स्टैटिक, इट बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द विल ऑफ अंपायर, उसकी मर्जी पे डिपेंड करता था। अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो सबसे पहले तो जितनी भी महिलाएं थी उनको पैसा मिला करता था, मतलब ये जो हायरार्की में मैंने महिलाएं बताई उनको, जो बेगम से आगाज थे, अगछाज थे, उनके रैंक्स के अनुसार उनको पैसा मिलता था।
अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो मुगल वुमेन का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल अंपायर पे शुरू होता है नूरजहां के समय से। नूरजहां वाज द वाइफ ऑफ जहांगीर और इन्होंने जहांगीर के समय बहुत डोमिनेट करा अंपायर को। और इसके बाद जितनी भी महिलाएं थी जिनको थोड़ी बहुत इज्जत मिलती थी, थोड़ी बहुत जिनको रिप्रेजेंटेशन मिलती थी, वो इस अंपायर में दखल अंदाजी देनी शुरू करती है। एग्जाम्पल के लिए अगर रोशन आड़ा की बात की जाए, रोशन आड़ा और जहान आड़ा ये हमारे दो शाहजहां की लड़कियां थी जिनको सैलरी भी बहुत ज्यादा मिलती थी। मनसबदारी सिस्टम के बारे में आगे पढ़ेंगे, दैट वाज बेसिकली सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो आपको पता चलेगा कि जो रोशन आड़ा और जहान आड़ा है इनको बहुत एक हाई मनसबदार के लेवल का पैसा मिलता था। इवन जहान आड़ा को तो सूरत एक सिटी थी, पोर्ट सिटी थी, वहां पे जितना रेवेन्यू होता था वो जहान आड़ा के पॉकेट में आता था। और जहान आड़ा का इन्फ्लुएंस इतना तगड़ा था कि वो बहुत सारे आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन भी करवाया करती थी। जैसे चांदनी चौक में एक कारवा सराय है, वो उन्होंने बनाया था। चांदनी चौक की जो स्ट्रीट्स है वो इन्होंने डिजाइन की थी। फिर बहुत सारे और भी कारवा सराय बनाए ताकि तिजारत जो है, बिजनेस जो है, ट्रेड जो है फल फूल सके। तो जहान आड़ा, रोशन आड़ा, नूरजहां, ये तीन चार जो है बहुत इन्फ्लुएंशियल मुगल वुमेन है जिनका न केवल इंपीरियल हाउस होल्ड में बहुत ज्यादा रुतबा था बल्कि पूरे के पूरे अंपायर भी इनकी तूती बोलती थी। और अगर हमें इस महिलाओं के इन्फ्लुएंस के बारे में जानना है, नूरजहां से पहले भी महिलाओं का इन्फ्लुएंस था, बाबर के समय में भी, हुमायूं के समय में भी। तो एक टेक्स्ट है हुमायूं नामा जिसको गुलबदन बेगम ने लिखा है, जो अकबर की बुआ थी, हुमायूं की सिस्टर थी। उन्होंने बताया कि कैसे कई बार महिलाओं ने इंटरफेयर करके मुगल अंपायर को बचाया है बहुत सारी मुसीबतों थे, एंड क्या रोल था इंटरनली मुगल वुमेन का। नूरजहां से पहले के जो वुमेन थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि गुलबदन बेगम तो नूरजहां के बहुत पहले आके जा भी चुकी थी। तो दैट वाज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ इंपीरियल हाउस होल्ड। हमने डिसेंडेंट्स की बात कर ली, हायरार्की की बात कर ली, इन्फ्लुएंस की बात कर ली, एंड देन अब हम लोग पढ़ेंगे मनसबदारी सिस्टम कि भाई ये जो नोबेल्स आते थे, रिक्रूटमेंट इनकी होती थी वो कैसे होती थी। ब्यूरोक्रेसी को देखेंगे। ब्यूरोक्रेसी में दो पिलर आता है हमारा, एक तो मनसबदारी सिस्टम और फिर एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। मनसब मतलब होता है रैंक, रैंक हमने आपको दिया है मनसबदारी सिस्टम के तहत। और जिनको भी रैंक दी जाती थी उनको दो चीज दी जाती थी, एक होता था जाट, एक होता था सवार। जाट मतलब सैलरी, या तो सैलरी आप कैश में ले लो या जागीर में ले लो, लैंड आपको दी जाएगी, कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए जाएंगे। तो बहुत बार लोग कैश में भी लिया करते थे, बहुत बार लोग जागीर में भी लिया करते थे। और ये जागीर आपको मिलती थी, परमानेंट नहीं मिलती थी, आपसे ये छीनी जा सकती थी या आपको उसकी जागीर जो है ट्रांसफर करनी पड़ती, या आपकी जागीर हो सकती थी किसी और को ट्रांसफर हो जाए। आप अभी अमरोहा के जागीरदार हो, कुछ समय बाद आप बनारस के जागीरदार हो सकते थे। और एक चीज होती थी सवार, मतलब जितने भी लोगों को हमने नोवेल्टी में रिक्रूट करा है, एम्पायर्स चाहते थे कि हमारे पास तो अपनी आर्मी ही है, जैसा आपने पढ़ा होगा विजयनगर वाले चैप्टर में नायकों की आर्मी होती थी। ऐसे ही जो नोबेल्स थे उनको भी कहा गया था कि आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ घुड़सवार अपने अंदर मेंटेन करने हैं। जितना ज्यादा आपका रैंक है उतनी ज्यादा आपको कैवेलरी मेंटेन करनी होती थी। तो सवार मतलब कैवेलरी रिक्वायर्ड। जितना ऊपर आपका रैंक होता था उतनी ज्यादा आपकी सैलरी होती थी, उतना ज्यादा आपका जट होता था, और उतना ही ज्यादा आपका सवार का रिक्वायरमेंट होता था, उतनी ही ज्यादा आपकी कैवेलरी की रिक्वायरमेंट होती थी। दैट वाज बेसिकली द मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम में पहले तो हमने कहा कि भाई अकबर ने इंट्रोड्यूस करा, एंड इन्होंने मनसबदारी सिस्टम को इसलिए भी इंट्रोड्यूस करा ताकि बहुत भारी मात्रा में जो इंडियंस उनको रिक्रूट करा जा सके। तो 1560 के बाद इंडियन मुस्लिम्स, जिनको शेखजादे कहा जाता है, और राजपूत, इनको रिक्रूट किया जाने लगा। और इससे क्या होता है कि इंटरनली मुगल अंपायर बहुत स्ट्रेंथन हो गया। जब यहाँ के लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू करा मुगल अंपायर में, तो फिर वो अपने आप को मुगल अंपायर का पार्ट मानने लगे। जो भी चीजें, जो भी रेबेलियन वगैरह उनके इलाके में होती थी मुगल अंपायर से रिलेटेड, मुगल अंपायर के अगेंस्ट, तो उसको वो दबा दिया करते थे। एंड उनकी आर्मी ऊपर से मुगल अंपायर की आर्मी को असिस्ट भी किया करती थी अलग अलग महाजों पे, अलग अलग बैटल्स एंड युद्धों में। अब आगे बढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, तो एडमिनिस्ट्रेशन में दो चीजें हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, फिर हम लोग प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सबसे ऊपर होता था अंपायर, और अंपायर को असिस्ट करते थे तीन बहुत अहम ऑफिशियल। एक होता था मीर बख्शी, जो मिलिट्री अफेयर्स देखता था, सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स वगैरह देखता था नोबेल्स के। अच्छा, नोबेल्स की अपॉइंटमेंट कैसी होती थी कि आपको अगर नोबेल्स बनना है, आपको अगर ऑफिशियल के तौर पर रिक्रूट होना है, तो आपकी किसी न किसी नोबेल से जान पहचान होनी चाहिए, वो आपकी रिकमेंडेशन देगा मीर बख्शी को। और मीर बख्शी फिर सारा असेसमेंट करके आपको रिक्रूट करते थे। मीर बख्शी के अलावा एक और अहम ओहदा होता था दीवाने आला का, जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। टोडरमल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो नॉन मुस्लिम थे लेकिन बहुत अच्छा काम किया था अकबर के जमाने में। फिर बात करें सदर, उस सदर, ये हमारे जितने भी जुडिशियल मैटर्स होते थे, रिलीजियस मैटर्स होते थे, इनसे रिलेटेड काम ये देखा करते थे। फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, और ये बहुत अहम है क्योंकि सवाल इससे रिलेटेड बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हेड होता था अंपायर, ऐसे ही प्रोविंसेस का मतलब होता था सूबा। सूबे का जो हेड है दैट विल बी सूबेदार, यानी कि सूबेदार डायरेक्ट अंपायर को रिपोर्ट करता था। जैसे पूरे साम्राज्य में अंपायर है, वैसे ही एक सूबे में सूबेदार है। और सूबेदार को असिस्ट करने के लिए तीन लोग होते थे, एक दीवान यानी कि जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है वो, एक हमारा बख्शी जो हमारा मिलिट्री अफेयर देखता है वो, एंड एक सदर, उस सदर मतलब जो हमारे भाई रिलीजियस अपॉइंटमेंट्स वगैरह देखते हैं, रिलीजियस अफेयर्स को देखते हैं वो। उसके अलावा जो जितने भी प्रोविंसेस थे, जितने भी सूबाज थे, वो सूबे बटे हुए थे अलग अलग सरकार में, डिस्ट्रिक्ट में।
और सरकारों की जिम्मेदारी अक्सर फौजदारों को दी जाती थी, और ये जो फौजदार थे वो सूबेदार नहीं नियुक्त करता था, ये फौजदार अंपायर्स नियुक्त किया करते थे। तो फौजदार जो है कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि सूबेदारों से उनकी क्लैश होती थी, और कभी कभी जो सरकार है वो किसी और के अंदर भी आते थे। सरकार की अथॉरिटी मतलब डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी फौजदार के पास ना होकर किसी और के पास भी होती थी। तो इसमें क्या होता था कि आपस में झगड़ा होता था, फौजदार सेंट्रल से रिक्रूटेड है और यहाँ पे सूबेदार ने किसी और अथॉरिटी को रिक्रूट कर दिया। दिस इज लाइक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एमएलए के बीच का झगड़ा। एमएलए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है और डीएम की जो रिक्रूटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो दोनों के बीच झगड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब लगता है कि हम इस क्षेत्र के तो हम इस क्षेत्र के, तो इस हिसाब से भी कभी कभी फौजदार और जो लोकल सरकार की अथॉरिटी थी उनके साथ टसल के हमें अवशेष देखने को मिले, एविडेंसेस मिले हैं। देन सरकार बांटे जाते थे, ऐसे सूबा, एक सूबे को बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाता था, ऐसे ही एक डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत सारे सब डिस्ट्रिक्ट में बटा होता था, दैट इज कॉल्ड परगना। परगना में 3 बहुत अहम अथॉरिटी होती थी। कानूनगो, कानूनगो का क्या काम था, जितने भी लैंड रेवेन्यू से जुड़े असेसमेंट है उनको करना, और फिर चौधरी का काम क्या था, वो जो असेसमेंट करके कानूनगो ने दिया है कि फलाने गांव से इतना पैसा लेना है, चिलाने गांव से इतना पैसा लेना है, वो पैसा कलेक्ट करना, ये काम चौधरी का होता था। और तीसरा काजी, काजी क्या करता था, जो भी रिलीजियस मैटर्स होते थे, जुडिशियल मैटर्स होते थे, उनके ऊपर ये काम क्या करते थे। ये तुम्हारे मेजर ऑफिशियल्स हो गए। ऐसे बहुत सारे और भी स्टाफ्स की जरूरत पड़ती थी एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो। जैसे हमारे अकाउंटेंट्स की बात कर ले, जैसे हमारे स्क्राइब्स की बात कर ले, ट्रांसलेटर्स की बात कर ले, तो इन सब की भी जरूरत होती थी। जो लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वो तो पर्शियन ही था, लेकिन लोकल लेवल पे कभी कभी लोकल लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर ली जाती थी ताकि लोगों को सहूलियत हो सके। दैट वाज ऑल अबाउट ब्यूरोक्रेसी, कैसे ये जो साम्राज्य है वो चलाया जाता था। सबसे ऊपर एम्पायर, देन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा, और फिर हमारा जो सूबेदारी सिस्टम है वो आता था। अब आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव पे पहुंचते हैं, द फॉरेन रिलेशंस की। मुगल साम्राज्य की अपने पड़ोसी देशों के साथ, न केवल पड़ोसी बल्कि विदेशी देशों के साथ, मतलब विदेशों के साथ कैसे व्यवहार थे, कैसे उनके रिलेशंस थे। तो उसमें हम लोग 3 एस्पेक्ट को देखेंगे। पहले सफेविड्स और उज्बेक्स के साथ कैसे इनके रिलेशंस थे उनको देखेंगे, फिर ऑटोमन्स के साथ, ये दोनों तो नेबर्स ही हो गए। जब भी आपको नेबर कंट्रीज के बीच रिलेशन दिखाना हो तो आप सफेविड, उज्बेक्स और ऑटोमन्स के बीच के रिलेशन को दिखाएं। और तीसरा फॉरेन रिलेशन हो गया, यूरोपियंस के साथ कैसे ताल्लुकात है। यूरोपियंस हमारे नेबर्स नहीं थे तो आप इनको छोड़ सकते हैं, ऐड कर देंगे तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप छोड़ दे तो ही सही रहेगा, क्योंकि फालतू में आपका टाइम न जाए। अगर आपसे केवल नेबर्स कंट्री की भी रिलेशन पूछा गया है तो सफेविड और उज्बेक्स के साथ जो रिलेशनशिप थी उसकी बेसिस थी कंट्रोल ओवर हिंदू कुश माउंटेन्स। सफेविड और उज्बेक्स, एक हमारा ईरान से है और एक उज्बेक ऊपर से है, और हिंदू कुश माउंटेन जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अलग करता है। ठीक है, ये सेंट्रल एशिया को और ईरान से हमारा, तो ये दोनों चाहते थे कि हिंदू कुश माउंटेन का जो ज्यादातर हिस्सा है वो मेरे कंट्रोल में रहे। खास करके एक लोकेशन है कांधार की, कांधार को लेकर बहुत ज्यादा टसल होती थी सैफविड और मुगल के बीच, लेकिन जो भी थे रिश्ते हालांकि फाइन थे, बढ़िया रिलेशनशिप थी। आपको एविडेंसेस भी मिलेंगे, जैसे हुमायूं का जब एग्जाइल मिलता है, शेरशाह सूरी जब उनको देश से बाहर खदेड़ देगा तो ये फिर सैफविड के यहाँ ही जाके रहते हैं। एंड बहुत सारे सैफविड और मुगलों के बीच मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी हुए, बहुत सारे राजकुमारियां हैं सैफविड्स की जो मुगलों के यहाँ बह गई थी। तो ओवरऑल द रिलेशनशिप वाज गुड। हालांकि कांधार एक बोन ऑफ कंटेंशन जरूर था, स्ट्रैटेजिक लोकेशन था तो झगड़ा तो होगा ही होगा। ऑटोमन्स के साथ रिलेशनशिप की बात करें तो बेसिस था 2 बेसिस। एक तो ट्रेड, ट्रेड इसलिए क्योंकि ऑटोमन्स का मैप अगर आप देखेंगे तो जो मेजर ट्रेड पोर्ट्स हैं, चाहे एडन की पोर्ट की बात करें, रेड सी के जितने भी पोर्ट्स हैं उन सब पे इनकी हुकूमत थी। एंड पिलग्रिमेज, सऊदी अरबिया का प्रोविंस जो हिजाज था जिसमें मक्का और मदीना आता था, ये ऑटोमन्स के कंट्रोल में था, इसीलिए इनको खलीफा कहते थे ना हम लोग। तो इन दोनों के लिए ट्रेड मतलब सामानों की आवाजाही के लिए भी एक ये ऑटोमन्स के साथ रिश्ते बनाए रखना हमारी मजबूरी थी, और पिलग्रिमेज के लिए भी, क्योंकि हमारे सारे जो मुसलमान भाई हैं उनके लिए हज करना एक ड्यूटी है, तो वो अगर ऑटोमन्स के साथ हमारे अच्छे रिश्ते नहीं है तो फिर उसमें रुकावट आ सकती है। तो इसीलिए मुगलों ने कोशिश की कि इनके साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो हमेशा फाइन ही रहे, सही रहे, ना हम ज्यादा इनके में डीप डाइव करें, ना ही हमारे रिश्ते खराब हो। तो इनके साथ बढ़िया रिलेशनशिप थे, एंड रिलेशनशिप वाज बेस्ड अपॉन 2 फैक्टर्स, ट्रेड एंड द पिलग्रिमेज। थर्ड थिंग इज यूरोपियंस, यूरोपियंस के साथ कैसे रिलेशनशिप्स थे, तो बेसिस वाज प्रोपेगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। अकबर ने थोड़ी सी हवा दे दी कि भाई हम लोग सारे धर्मों की बात सुनेंगे, तो जितने भी पोर्चुगीज के रूलर थे वो तो इस बात को लेकर हमेशा ललायित रहते थे कि क्रिश्चियनिटी कितना ज्यादा फैले, तो उन्होंने जीसुट मिशनरीज को भेजना शुरू कर दिया। पहले तो पोर्चुगीज केवल ट्रेड करने आए, उनके साथ साथ जब पता चला कि यहाँ का जो रूलर है वो रहमदिल है, वो अलग अलग धर्मों की बातों को सुनना जानता है, सीखना जानता है, तो इन्होंने जीसुट भेजने शुरू कर दिए, और फिर वो क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करने लगते हैं। लेकिन अकबर जो थे उनको अपना दिमाग लगाना आता था, तो इन्होंने कभी भी यूरोपियंस के साथ न्यूट्रल मतलब जितने ज्यादा प्रगाढ़ रिलेशन नहीं बनाए, हमेशा ही न्यूट्रल रिलेशन रहा, ना ज्यादा बढ़िया ना ज्यादा खराब, बीच का आप कह लो। तो ये हमारा टोटल जो फॉरेन रिलेशन है उनका उसका ओवरव्यू है। सफेविड, उज्बेक्स, बेसिस क्या है हिंदू कुश माउंटेन एंड कांधार का कंट्रोल, ऑटोमन्स के साथ ट्रेड एंड पिलग्रिमेज, यूरोपियंस के साथ क्या बेसिस है, प्रोपेगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। दिस वाज ऑल इन द चैप्टर। इसके बाद अगर आप बात करेंगे, अकबर ने कुछ कुछ रिलीजियस एक्सपेरिमेंट भी करे थे, तो उन्होंने एक बात खाना स्थापित करा था जो कि बहुत ज्यादा अपोज किया गया उलेमास के द्वारा कि आप ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग धर्मों की बातें सुन के क्या फायदा होगा, आप इस्लाम की बातें सुने,
फिर बहुत बार हमें ये भी देखने को मिला अलग अलग क्रॉनिकल्स के टेक्स्ट में, किताबों में, कि हाउस होल्ड के अंदर हवन भी कराए जाते थे, ओम वाले हवन। तो ये बहुत सारी जो रानियां थी वो चूंकि राजपूत फैमिली से थी तो शायद कराए जाते होंगे। तो अकबर ने खुद को कभी भी कन्फाइंड नहीं रखा इस्लामिक आइडियोलॉजी के दायरे के अंदर, एक्सप्लोर हमेशा ही करते रहे। एंड इसीलिए जो मुगल अंपायर है वो इतना न केवल एक्सपैंड होता है बल्कि कंसोलिडेट भी होता है ड्यूरिंग हिज रेन, उनके शासनकाल के दौरान। दैट वाज ऑल इन द चैप्टर। एंड अगर आपको इसके शॉर्ट नोट्स का अवेल करना है, वैसे आपने देख लिया होगा किस प्रकार का शॉर्ट नोट है, 8 से 10 पेज में सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अगर आपको शॉर्ट नोट चाहिए, एग्जाम के समय में बहुत काम आ सकता है, प्री बोर्ड के समय में बहुत काम आ सकता है, रिविजन के समय में बहुत काम आ सकता है, व्हाट यू हैव टू डू, नीचे हमने गूगल फॉर्म का लिंक डाल दिया है। जस्ट 5 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। हम लोग ऐसे फ्री में भी डाल सकते थे, बट हमने सोचा कि अगर फ्री में डाल देंगे ना तो वैल्यू नहीं पता चलेगी, पैसा तो लेंगे नहीं, तो वो 5 क्वेश्चन डाल देते हैं, वो 5 क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि हम लोग देखें कि आप में कुछ डिजायर है भी कि नहीं इस नोट्स को प्राप्त करने का। एंड अपने डिटेल्स वहां पे सबमिट कर दो ताकि हम लोग उस डिटेल पे, चाहे फोन नंबर की बात करें, चाहे जो आपका जो ईमेल है उसकी बात करें, उस पर आपका गूगल ड्राइव का लिंक जिसमें ये सारे आपके शॉर्ट नोट्स होंगे उनको डिलीवर कर देंगे। दैट्स ऑल इन द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। एंड इफ दिस कंटेंट मेक सेंस टू यू, अगर आपको कुछ भी मदद मिली है इस वीडियो से, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है शॉर्ट नोट्स बनाने में, वीडियो बनाने में, वीडियो एडिट करने में, अपलोड करने में, और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट केवल आप लोगों के लिए की जाती है। मेक श्योर कि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू ऑल।